चालुक्य वंश। चालुक्य राजवंश एक भारतीय शाही राजवंश को संदर्भित करता है जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। उस अवधि के दौरान उन्होंने 3 निकट संबंधी लेकिन अलग अलग राजवंशों के रूप में शासन किया। सबसे प्रारंभिक राजवंश, जिसे बादामी चालुक्य के नाम से जाना जाता है, ने 6वीं शताब्दी के मध्य से अपनी राजधानी बादामी से शासन किया था। बादामी चालुक्यों ने बनवासी के कदम्ब साम्राज्य के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया और पुलकेशी द्वितीय के शासनकाल के दौरान तेजी से प्रमुखता से उभरे। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के बाद पूर्वी दक्कन में पूर्वी चालुक्य एक स्वतंत्र राज्य बन गया। उन्होंने लगभग 11वीं शताब्दी तक राजधानी वेंगी से शासन किया। पश्चिमी दक्कन में 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूटों के उदय ने बादामी के चालुक्यों को पीछे छोड़ दिया और 10वीं शताब्दी के अंत में उनके वंशजों पश्चिमी चालुक्यों द्वारा पुनर्जीवित किया गया। उन पश्चिमी चालुक्यों ने 12वीं शताब्दी के अंत तक बसवकल्याण से शासन किया। चालुक्यों का उदय दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और कर्नाटक के इतिहास में एक स्वर्ण युग है। बादामी चालुक्यों के उदय के साथ दक्षिण भारत में राजनीतिक माहौल छोटे राज्यों से बड़े साम्राज्यों में स्थानांतरित हो गया। इतिहास में पहली बार एक दक्षिण भारतीय साम्राज्य ने कावेरी और नर्मदा नदियों के बीच के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। उस साम्राज्य के उदय से कुशल प्रशासन का जन्म हुआ, विदेशी व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई और वेसरा नामक वास्तुकला की नई शैली का विकास हुआ। 9वीं शताब्दी के आसपास जैन पुराणों, वीरशैव वचनों और ब्राह्मणवादी परंपराओं में साहित्य की भाषा के रूप में कन्नड़ का विकास भी देखा गया। 11वीं शताब्दी में पूर्वी चालुक्यों के संरक्षण में तेलुगु साहित्य का जन्म हुआ। जबकि चालुक्यों की प्रारंभिक उत्पत्ति के बारे में राय अलग अलग है, इतिहासकारों के बीच आम सहमति यह है कि साम्राज्य के संस्थापक कर्नाटक क्षेत्र के मूल निवासी थे। एक सिद्धांत के अनुसार चालुक्य इराक की सेल्यूकिया जनजाति के वंशज थे और उनका संघर्ष कांची के पल्लवों के साथ प्राचीन सेल्यूकिया और पल्लवों के प्रस्तावित पूर्वजों पार्थियन के बीच संघर्ष की निरंतरता बनी। उस सिद्धांत को कई विद्वानों ने खारिज कर दिया है क्योंकि यह समान ध्वनि वाले कबीले नामों के आधार पर वंशावली का निर्माण करना चाहता है। एक अन्य सिद्धांत यह है कि वे आंध्र इक्ष्वाकु के सामंत कंदाचलिकी रेम्मनाका नामक दूसरी शताब्दी के सरदार के वंशज थे। दूसरी शताब्दी के इक्ष्वाकु शिलालेख से सामने रखा गया है, लेकिन वंश में अंतर को समझाने में विफल रहा है। कंडाचालिकी सामंत खुद को हिरण्यक गोत्र के वशिष्ठ पुत्र कहते हैं, जबकि चालुक्य शिलालेख खुद को मानवस गोत्र के हरिथिपुत्र के रूप में संबोधित करते हैं, जो संयोग से उनके शुरुआती अधिपतियों बनवासी के कदम्बों से मेल खाता है। यह उन्हें कदम्बों का वंशज बनाता है। चालुक्यों ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जिस पर पहले कदम्बों का शासन था। पूर्वी चालुक्यों का एक अन्य रिकॉर्ड उत्तरी मूल सिद्धांत के अनुरूप है और दावा करता है कि अयोध्या का एक शासक दक्षिण आया, पल्लवों को हराया और एक पल्लव राजकुमारी से शादी की। उनका विजयादित्य नाम का एक बच्चा था जिसके बारे में कई लोगों का दावा था कि वह पुलकेशी प्रथम का पिता बना। शिलालेखीय साक्ष्य पुलकेशी प्रथम के पिता के रूप में रणरंगा का समर्थन करते हैं, जबकि उत्तरी मूल सिद्धांत को कई इतिहासकारों ने खारिज कर दिया है। एक विशिष्ट संभावना के रूप में दक्षिणी प्रवास के सुझावों की जांच की जानी चाहिए। आदामी चालुक्य शिलालेखों और उनकी कन्नडिगा पहचान में अयोध्या के साथ उनके पारिवारिक संबंधों के किसी भी संदर्भ की पूर्ण अनुपस्थिति वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में उनके पहले प्रवास के कारण हो सकती है, जहां उन्होंने सरदारों और राजाओं के रूप में सफलता हासिल की। इसलिए उनके पूर्वजों की उत्पत्ति का स्थान बादामी चालुक्य साम्राज्य के राजाओं के लिए महत्वहीन रहा होगा, जो खुद को कन्नड़ भाषी क्षेत्र का मूल निवासी मानते होंगे। आरंभिक चालुक्य किस जाति के थे, इसे लेकर भी विवाद रहा है।
12वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि बिल्हण के लेखन में साक्ष्य से पता चलता है कि चालुक्य परिवार शूद्र जाति से थे, जबकि अन्य स्रोतों का दावा है कि वे क्षत्रिय जाति से थे। चालुक्य शिलालेख कन्नड़ और संस्कृत में लिखे गए थे। उनके शिलालेखों में उन्हें कर्नाटा कहा गया है और उनके नाम प्रियगल्लम और नोदुट्टागेलवोम जैसे स्वदेशी कन्नड़ शीर्षकों का उपयोग करते हैं। कुछ चालुक्य राजाओं के नाम शुद्ध कन्नड़ शब्द अरसा, जिसका अर्थ है राजा या प्रमुख, से समाप्त होते हैं। राष्ट्रकूट शिलालेख बादामी के चालुक्यों को कर्नाटक बाला, कर्नाटक की शक्ति, के रूप में वर्णित करते हैं। विद्वानों ने प्रस्तावित किया है कि चालुक्य शब्द की उत्पत्ति सालकी या चलकी से हुई है, जो कृषि उपकरण के लिए एक कन्नड़ शब्द है। इतिहास के स्रोत। शिलालेख बादामी चालुक्य इतिहास के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हैं। उनमें से महत्वपूर्ण हैं मंगलेसा के बादामी गुफा शिलालेख 578-700 के कप्पे अरभट्ट अभिलेख, पुलकेशी द्वितीय के पेद्दावडुगुरु शिलालेख, कांची कैलाशनाथ शिलालेख और विक्रमादित्य द्वितीय के पट्टदकल विरूपाक्ष मंदिर शिलालेख सभी कन्नड़ में चालुक्य भाषा के अधिक प्रमाण प्रदान करते हैं। बादामी चट्टान पर पुलकेशी प्रथम का 543 का सबसे पुराना शिलालेख, मंगलेसा का महाकूट स्तंभ शिलालेख 595 और पुलाकेशी द्वितीय का 634 का ऐहोल शिलालेख पुरानी कन्नड़ लिपि में लिखे गए संस्कृत शिलालेखों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चालुक्यों के शासनकाल में भारतीय प्रायद्वीप के बाहर तमिलहम, तमिल देश के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्रों में संस्कृत के साथ साथ शिलालेखों की प्रमुख भाषा के रूप में कन्नड़ का आगमन हुआ। कन्नड़ किंवदंतियों वाले प्रारंभिक चालुक्यों के कई सिक्के उच्चतम प्रशासनिक स्तरों पर कन्नड़ के उपयोग का संकेत देते हुए पाए गए हैं। चालुक्यों के शिलालेखों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इतिहासकारों द्वारा अनुवाद और रिकॉर्ड किया गया है। एक चीनी यात्री ह्वेनत्सियांग ने पुलकेशी द्वितीय के दरबार का दौरा किया था। उस यात्रा के समय, जैसा कि ऐहोल रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया है, पुलकेशी द्वितीय ने अपने साम्राज्य को 3 महाराष्ट्र को या महान प्रांतों में विभाजित किया था, जिनमें से प्रत्येक में 99,000 गांव थे। उस साम्राज्य में संभवतः वर्तमान कर्नाटक, महाराष्ट्र और तटीय कोंकण शामिल थे। साम्राज्य के शासन से प्रभावित ह्वेनत्सांग ने देखा कि राजा के कुशल प्रशासन का लाभ दूर दूर तक फैला। बाद में फारसी सम्राट खोसरो द्वितीय ने पुलकेशी द्वितीय के साथ राजदूतों का आदान प्रदान किया। दंतकथाएं। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य राजवंश के विक्रमादित्य 6 के दरबार में प्रसिद्ध कवि विद्यापति बिल्हण ने अपने काम विक्रमादेव चरित्र में एक किंवदंती का उल्लेख किया है। एक बार इंद्र ने ब्रह्मा से एक ऐसे नायक का निर्माण करने का अनुरोध किया जो दुनिया में ईश्वरहीनता को समाप्त कर दे और दुष्टों को दंडित करे। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा ने संध्या करते समय अपने चुलुका हाथों के खोखले में देखा और देखो, वहां से एक शक्तिशाली योद्धा निकला। उन्हें चालुक्य कहा जाने लगा और वे इस वंश के पूर्वज बन गए। इसमें 2 महान नायकों हरिता और मानव्य का जन्म हुआ, जिन्होंने चालुक्यों को विशिष्ट स्थान पर पहुंचाया। यह कहानी पूर्वी चालुक्य परिवार के विमलादित्य के रामस्तिपुंडी अनुदान में दोहराई और विस्तृत की गई है। विक्रमादित्य 6 के हंडारी के शिलालेख में एक और किंवदंती का दावा है कि चालुक्यों का जन्म ऋषि हरितिपंचशिखी के चुलुका हथेली के खोखले के अंदरूनी हिस्से में हुआ था, जब उन्होंने देवताओं को प्रसाद चढ़ाया था। चालुक्यों ने दावा किया कि उनका पालन पोषण 7 मातृकाओं 7 दिव्य माताओं द्वारा किया गया था। प्राचीन काल में उनके पास दक्षिण भारतीय शाही परिवार की वंशावली को उत्तरी साम्राज्य से जोड़ने की एक लोकप्रिय प्रथा थी। विक्रमादित्य 6 के पश्चिमी चालुक्य शिलालेख के अनुसार चालुक्य मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले थे, जहां 59 राजाओं और बाद में उस परिवार के 16 और राजाओं ने दक्षिणापथ दक्षिण भारत से शासन किया, जहां वे चले गए थे। चालुक्य इतिहास में काल। बादामी चालुक्य 543 से 753,
पुलकेशी आई 543 से 566, कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597, मंगलेशा 597 से 609, पुलकेशी द्वितीय 609 से 642, विक्रमादित्य प्रथम 655 से 680, विनयादित्य 680-696, विजयादित्य 696 से 733, विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 746, कीर्तिवर्मन द्वितीय 746-753, दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य 735 से 756। चालुक्यों ने 600 वर्षों से अधिक समय तक दक्कन के मध्य भारतीय पठार पर शासन किया। उस अवधि के दौरान उन्होंने 3 निकट संबंधी लेकिन अलग अलग राजवंशों के रूप में शासन किया। बादामी के चालुक्य, जिन्होंने 6ठी और 8वीं शताब्दी के बीच शासन किया, और कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य और वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के 2 सहोदर राजवंश थे। बादामी के चालुक्य 6ठी शताब्दी में उत्तरी भारत में गुप्त राजवंश और उनके तत्काल उत्तराधिकारियों के पतन के साथ विंध्य के दक्षिण क्षेत्र दक्कन और तमिलहम में बड़े परिवर्तन होने लगे। छोटे राज्यों के युग ने उस क्षेत्र में बड़े साम्राज्यों का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पुलकेशी प्रथम ने 550 में चालुक्य वंश की स्थापना की। पुलकेशी प्रथम ने वातापी, बगलकोट जिले, कर्नाटक में बादामी को अपने नियंत्रण में लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकार पुलकेशी प्रथम और उसके वंशजों को बादामी के चालुक्य कहते हैं। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जिसमें संपूर्ण कर्नाटक राज्य और दक्कन में आंध्र प्रदेश का अधिकांश भाग शामिल था। पुलकेशी द्वितीय राज्याभिषेक से पहले का नाम एरिया शायद बादामी चालुक्यों का सबसे महान सम्राट था। इमादी पुलकेशी के नाम से भी जाने जाते हैं। विद्वान उन्हें भारतीय इतिहास के महान राजाओं में से एक मानते हैं। उनकी रानी कदम देवी अलुपास राजवंश की राजकुमारी थीं। उन्होंने दक्षिण केनरा के अलुपास और तालाकड़ के गंगा के साथ घनिष्ठ पारिवारिक और वैवाहिक संबंध बनाए रखा। पुलकेशी द्वितीय ने चालुक्य साम्राज्य को पल्लव साम्राज्य के उत्तरी विस्तार तक बढ़ाया और हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराकर उसके दक्षिण की ओर बढ़ने को रोक दिया। इसके बाद उसने दक्षिण पूर्वी दक्कन में विष्णुकुंडिनों को हराया। पल्लव नरसिम्हावर्मन ने चालुक्य राजधानी वातापी बादामी पर अस्थायी रूप से हमला करके और कब्जा करके उस जीत को उलट दिया। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के बाद आंतरिक झगड़ों के कारण बादामी चालुक्य राजवंश का संक्षिप्त पतन हो गया। यह विक्रमादित्य प्रथम के शासनकाल के दौरान पुनः प्राप्त हुआ, जो पल्लवों को बादामी से बाहर निकालने और साम्राज्य में व्यवस्था बहाल करने में सफल रहा। साम्राज्य प्रसिद्ध विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया, जिन्होंने पल्लव नंदीवर्मन द्वितीय को हराया और कांचीपुरम पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग ने 753 में अंतिम बादामी चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन प्रथम को उखाड़ फेंका। अपने चरम पर उन्होंने कावेरी से लेकर नर्मदा तक फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। कल्याणी के चालुक्य पर एक श्रृंखला का हिस्सा। कर्नाटक का इतिहास। कर्नाटक के नाम की उत्पत्ति। कदंब और गंगा। चालुक्य वंश। राष्ट्रकूट राजवंश। पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य। दक्षिणी कलचुरी। होयसल साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। बहमनी सल्तनत। बीजापुर सल्तनत। मध्यकालीन कर्नाटक का राजनीतिक इतिहास। मैसूर साम्राज्य। कर्नाटक का एकीकरण। समाज अर्थव्यवस्थाएं। वास्तुकला किले। चालुक्यों ने 200 वर्षों से अधिक की निष्क्रियता के बाद 973 में अपने भाग्य को पुनर्जीवित किया, जब राष्ट्रकूटों का दक्कन के अधिकांश भाग पर प्रभुत्व था। जबकि लोकप्रिय सिद्धांत कहता है कि कल्याणी चालुक्य बादामी चालुक्य वंश के थे,
कुछ इतिहासकारों द्वारा आपत्तियां उठाई गई हैं, जो संकेत देती हैं कि उनका प्रारंभिक चालुक्य परिवार से कोई संबंध नहीं हो सकता है। बादामी चालुक्यों के पास सत्याश्रय जैसी उपाधियां थीं, जो एक कल्याणी चालुक्य राजकुमार का नाम भी था, और वे युद्धामल्ला, राजमल्ला के साथ समाप्त होने वाली उपाधियों का उपयोग करते थे, जो आमतौर पर क्षेत्र के अन्य चालुक्य परिवारों में देखी जाती थीं। उनकी सटीक उत्पत्ति के बावजूद कल्याणी चालुक्यों का शासनकाल कन्नड़ साहित्य में एक स्वर्ण युग था। तारदावाड़ी 1000 बीजापुर जिला के एक राष्ट्रकूट सामंती शासक तैलपा द्वितीय ने कर्क द्वितीय को उखाड़ फेंका और चालुक्य साम्राज्य को फिर से स्थापित किया और अधिकांश चालुक्य साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। उस राजवंश को पश्चिमी चालुक्य राजवंश या बाद में चालुक्य राजवंश के नाम से जाना जाने लगा। पश्चिमी चालुक्यों ने अगले 200 वर्षों तक शासन किया। चोलों और उनके चचेरे भाई वेंगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ लगातार संघर्ष में लगे रहे। विद्वान व्यापक रूप से विक्रमादित्य 6 को राजवंश का सबसे महान शासक मानते हैं। उनके 50 वर्ष के शासनकाल को चालुक्य विक्रम युग कहा जाता है। पश्चिमी चालुक्य अपने अंतिम विघटन में चले गए। 1180 में होयसला, काकतीय और सेवना का उदय हुआ। पूर्वी चालुक्य पुलकेशी द्वितीय 608 से 644 ने 616 में विष्णुकुंडिना साम्राज्य के अवशेषों को हराकर पूर्वी दक्कन, जो आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों के बराबर था, पर विजय प्राप्त की। उसने अपने भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को वायसराय नियुक्त किया। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के बाद वेंगी वायसराय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हुआ। वेंगी के पूर्वी चालुक्यों ने मुख्य वातापी राजवंश को कई पीढ़ियों तक जीवित रखा। एक दावा किया गया है कि पूर्वी चालुक्य मूल रूप से कन्नड़ के वंशज थे और दूसरा यह कि वे मराठा क्षत्रिय वंश से आए थे। शुरुआत में उन्होंने कन्नड़ भाषा और साहित्य को प्रोत्साहित किया, हालांकि कुछ समय बाद स्थानीय कारक हावी हो गए और उन्होंने तेलुगु भाषा को महत्व दिया। तेलुगु साहित्य का विकास पूर्वी चालुक्यों के कारण हुआ। कला और वास्तुकला। बादामी चालुक्य राजवंश के काल में दक्षिण भारत में कला का विकास हुआ। इसने संस्कृति के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विकास किए, विशेष रूप से वास्तुकला की एक नई शैली के विकास और प्रसार में, जिसे वेसरा के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय भवन निर्माण शैलियों का संयोजन है। ऋषि भरत का नृत्य नाट्य शास्त्र विकास की उन्नत अवस्था में प्रवेश कर गया। भारतीय वास्तुकला की सबसे समृद्ध परंपराओं में से एक ने उस समय के दौरान दक्कन में आकार लिया, जिसे पारंपरिक द्रविड़ शैली के विपरीत कर्नाट द्रविड़ शैली कहा जाता है। वेसर शैली ने पूर्वी चालुक्यों को प्रभावित किया। कल्याणी चालुक्यों ने विशेष रूप से मूर्तियों में द्रविड़ अवधारणाओं के प्रति झुकाव के साथ वेसर शैली को और परिष्कृत किया। उन्होंने वर्तमान कर्नाटक में तुंगभद्रा, कृष्णा नदी के दोआब में बेहतरीन स्मारक बनाए। बादामी चालुक्य। उन्होंने जो वास्तुकला और कला छोड़ी वह चालुक्य वंश की सबसे स्थायी विरासत प्रदान करती है। बादामी चालुक्य से संबंधित 150 से अधिक स्मारक और 450 और 700 के बीच निर्मित कर्नाटक में मालाप्रभा बेसिन में बने हुए हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पट्टडकल, बादामी और ऐहोल के चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर उनके सबसे प्रसिद्ध स्मारक हैं। यह वास्तुकला की चालुक्य शैली की शुरुआत और दक्षिण भारतीय शैली के समेकन का प्रतीक है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर 6ठी शताब्दी, लाध खान मंदिर 450, मेगुती मंदिर 634, उच्चमल्ली और हुक्कापया मंदिर 5वीं शताब्दी, बादामी गुफा मंदिर 600 प्रारंभिक चालुक्य कला के उदाहरण प्रदान करते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय 740 ने पट्टदकल में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ विरूपाक्ष और मल्लिकार्जुन 740, संगमेश्वर 725 और एक जैन मंदिर द्रविड़ शैली को प्रदर्शित करते हैं, जबकि जम्बुलिंग, काशी विश्वेश्वर और गलगनाथ 740 उत्तरी नागर शैली को दर्शाते हैं।
पापनाथ 680 मंदिर उत्तरी और दक्षिणी शैलियों के संयोजन का प्रयास दर्शाता है। कुछ कला समीक्षकों के अनुसार बादामी चालुक्य शैली प्रयाग या वास्तुकला की औपचारिक प्रवृत्तियों द्रविड़ और नागर का संगम है। मंदिरों का उदय धार्मिक उत्साह और उद्देश्य की तीव्रता से हुआ। ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला के पालने में से एक के रूप में देखा जाने लगा है। साहित्य। चालुक्यों का शासन कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के इतिहास में एक प्रमुख घटना का प्रतीक है। उस दौरान संस्कृत में महाकाव्य कथाएं और कविताएं लिखना असाधारण रूप से लोकप्रिय साबित हुआ। 9वीं-10वीं शताब्दी के दौरान कन्नड़ भाषा पहले ही अपने कुछ महानतम लेखकों को देख चुकी थी। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न आदिकवि पंपा, श्री पोन्ना और रन्ना उसी काल के थे। 11वीं शताब्दी में पूर्वी चालुक्यों के संरक्षण में, जिसके पहले लेखक नन्नया भट्ट थे, ने तेलुगु साहित्य को जन्म दिया। उस काल के संस्कृत के प्रसिद्ध लेखकों में विज्ञानेश्वर शामिल हैं, जिन्होंने हिंदू कानून पर मिताक्षरा पुस्तक लिखकर प्रसिद्धि हासिल की। सोमेश्वर तृतीय एक महान विद्वान और राजा बने, जिन्होंने मानसोलासा नामक सभी कलाओं और विज्ञानों का एक विश्वकोश संकलित किया। बादामी चालुक्य के काल से कोई भी प्रमुख कन्नड़ साहित्यिक कृति प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि बाद की शताब्दियों में कई कृतियों का संदर्भ दिया गया है। त्रिपदी 3 लाइन मीटर में 700 का मौजूदा कप्पे अरबहट्टा रिकॉर्ड कन्नड़ काव्य में सबसे शुरुआती काम का प्रतिनिधित्व करता है। साहित्यिक कृति कर्णाटेश्वर कथा, जिसे बाद में जयकीर्ति ने उद्धृत किया, पुलकेशी द्वितीय के काल की थी, जिसके नायक स्वयं महान राजा थे। उस समय के अन्य कन्नड़ लेखकों में 650 के श्यामकुंदाचार्य, जिन्होंने प्रभृत लिखा था, प्रसिद्ध श्रीवर्धदेव, जिन्हें 650 के तुमुबुलुराचार्य भी कहा जाता है, जिन्होंने 96,000 छंदों में तत्वार्थ महाशास्त्र पर एक टिप्पणी चूड़ामणि लिखी थी, राजा दुर्विनीता और अन्य शामिल थे। विद्वान पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल शिलालेख 634 को, जो दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा पुरानी कन्नड़ लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया था, कविता का एक उत्कृष्ट नमूना मानते हैं। संस्कृत में विजयनाका नामक कवियत्री के कुछ पद संरक्षित हैं। बादामी चालुक्य सरकार। सेना। बादामी टैंक झरने से पोषित होता है। सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी दल और एक शक्तिशाली नौसेना शामिल थी। चीनी यात्री ह्वेनसियांग ने उल्लेख किया है कि चालुक्य सेना के पास युद्ध से पहले सैकड़ों हाथी शराब के नशे में थे। उन्होंने अपनी नौसेना के साथ भारत के पूर्वी तट पर रेवती द्वीप, गोवा और पुरी पर विजय प्राप्त की। राष्ट्रकूट शिलालेखों में उनकी शक्तिशाली सेनाओं के संदर्भ में कर्नाटबाला शब्द का उपयोग किया गया है। सरकार ने हरजुंका, किरुकुला, बिलकोडे और पन्नया नामक कर लगाए। भूमि शासन। साम्राज्य को महाराष्ट्र को प्रांतों में विभाजित किया गया, फिर कदम्बों द्वारा उपयोग की जाने वाली दशग्राम इकाई के समान छोटे राष्ट्र को मंडला, विषया, जिला, भोग 10 गांवों का समूह में विभाजित किया गया। प्रशासन के निचले स्तरों पर कदम्ब शैली पूरी तरह प्रचलित थी। विक्रमादित्य प्रथम की संजन प्लेटों में दशग्राम नामक भूमि इकाई का भी उल्लेख है। कई स्वायत्त क्षेत्र अस्तित्व में थे, जिन पर अलुपस, गंगा, बनास और सेंद्रकास जैसे सामंतों का शासन था। स्थानीय सभाएं स्थानीय मुद्दों की देखभाल करती थीं। महाजनों, विद्वान ब्राह्मणों के समूह बादामी 2000 महाजन और ऐहोल 500 महाजन जैसे अग्रहारों जैसे घाटिका या उच्च शिक्षा के स्थान की देखभाल करते थे। टंकण। बादामी जैन गुफा संख्या 4, 6ठी शताब्दी। बादामी चालुक्यों ने उत्तरी राज्यों की तुलना में एक अलग मानक के सिक्के ढाले। सिक्कों पर नागरी और कन्नड़ किंवदंतियां अंकित थीं। उन्होंने मंदिरों, दाहिनी ओर मुख वाले शेर या सुअर और कमल के प्रतीक वाले सिक्के चलाए। सिक्कों का वजन 4 ग्राम था, जिसे पुराने कन्नड़ में होनु कहा जाता था, और इसमें फना और चौथाई फना जैसे अंश थे, जिसका आधुनिक समय हाना,
शाब्दिक अर्थ है पैसा है। पट्टदकल के कुछ अभिलेखों में गद्यना नामक एक सोने के सिक्के का उल्लेख किया गया है, जिसे बाद में वराह कहा गया, जो उनके प्रतीक पर भी प्रकाशित हुआ। धर्म। बादामी चालुक्य का शासन धार्मिक सद्भाव का काल साबित हुआ। उन्होंने शुरू में वैदिक हिंदू धर्म का पालन किया, जैसा कि प्रायोगिक प्रयोगशाला का काल साबित हुआ। उन्होंने शुरू में वैदिक हिंदू धर्म का पालन किया, जैसा कि प्रायोगिक प्रयोगशाला के रूप में ऐहोल के साथ कई लोकप्रिय हिंदू देवताओं को समर्पित विभिन्न मंदिरों में देखा गया था। पट्टदकल उनकी भव्यतम वास्तुकला का स्थल है। उर्वरता की देवी लज्जा गौरी की पूजा भी उतनी ही लोकप्रिय थी। बाद में विक्रमादित्य प्रथम के समय से लोगों का रुझान शैव धर्म की ओर हो गया और पाशुपत, कापालिक और कालामुख जैसे संप्रदाय अस्तित्व में आ गए। उन्होंने सक्रिय रूप से जैन धर्म को प्रोत्साहित किया, जिसकी पुष्टि बादामी गुफा मंदिरों में से एक और ऐहोल परिसर में अन्य जैन मंदिरों से होती है। पुलकेशी द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति जैन थे। जैसा कि ह्वेनत्सियांग ने पुष्टि की थी, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश करने के बाद बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया था। बादामी, ऐहोल और कुर्तुकोटी, पुलिगेरे, गडग जिले में लक्ष्मेश्वर शिक्षा के प्राथमिक स्थानों के रूप में उभरे थे। समाज। हिंदू जाति व्यवस्था प्रकट हुई और सरकार ने वेश्यावृत्ति को मान्यता दी। कुछ राजाओं की रखैलें, गणिकाएं होती थीं जिन्हें वे बहुत सम्मान देते थे। सती प्रथा अनुपस्थित रही होगी क्योंकि विन्यवती और विजयंका जैसी विधवाओं का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। देवदासियां मंदिरों में प्रकट हुई। ऋषि भरत का नाट्यशास्त्र, भरतनाट्यम का अग्रदूत दक्षिण भारत का नृत्य लोकप्रिय था, जैसा कि कई मूर्तियों में देखा गया है और शिलालेखों में उल्लेख किया गया है। महिलाओं को प्रशासन में राजनीतिक शक्ति प्राप्त थी। क्वींस विजयंका, एक प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री, विजयादित्य की छोटी बहन कुमकुमादेवी और विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमहादेवी, जिन्होंने युद्ध लड़ा, 3 उदाहरण हैं। लोकप्रिय संस्कृति में चालुक्य युग को उत्तरी और दक्षिणी भारत की संस्कृतियों के संलयन की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच विचारों के प्रसारण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह वास्तुकला के दृष्टिकोण से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि चालुक्यों ने उत्तरी नागर और दक्षिणी द्रविड़ शैलियों के तत्वों सहित वास्तुकला की वेसर शैली को जन्म दिया। विस्तारित होती संस्कृत संस्कृति ऐसे क्षेत्र में घुल मिल गई जहां स्थानीय द्रविड़ भाषाएं पहले से ही लोकप्रिय हो चुकी थीं। द्रविड़ भाषाएं आज भी इन प्रभावों को बरकरार रखती हैं। उस प्रभाव ने उन भाषाओं में साहित्य को समृद्ध करने में भी मदद की। हिंदू कानूनी प्रणाली का श्रेय चालुक्य विक्रमादित्य 6 के दरबार में विज्ञानेश्वर द्वारा रचित संस्कृत कृति मिताक्षरा को जाता है। शायद कानूनी साहित्य में सबसे बड़ा काम मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य पर एक टिप्पणी, पहले के लेखों के आधार पर कानून पर एक ग्रंथ का गठन किया गया और इसे भारत के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृति मिली है। एक अंग्रेज हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने बाद में विरासत पर अनुभाग का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे ब्रिटिश भारतीय अदालत प्रणाली में प्रचलित किया। 85 चालुक्य शासन के दौरान भक्ति आंदोलन ने रामानुजाचार्य और बसवन्ना के रूप में दक्षिण भारत में गति पकड़ी और बाद में उत्तर भारत में फैल गया। कर्नाटक सरकार ने चालुक्य उत्सव नामक एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया, जो हर साल पट्टाडकल, बादामी और ऐहोल में संगीत और नृत्य का 3 दिवसीय उत्सव आयोजित करता था। यह कार्यक्रम कला, शिल्प, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में चालुक्यों की शानदार उपलब्धियों का जश्न मनाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, जो पत्तदकल से शुरू होता है और ऐहोल में समाप्त होता है। उस कार्यक्रम में देश भर से गायक, नर्तक, कवि और अन्य कलाकार भाग लेते हैं। 26 फरवरी 2006 के उत्सव में देश के विभिन्न भागों से 400 कला मंडलों ने भाग लिया था। वराह चालुक्य प्रतीक, सत्याश्रय पुलकेशी,
पुलकेशी द्वितीय दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर का वध जैसी प्रसिद्ध मूर्तिकलाकृतियों के रंगीन कटआउट हर जगह दिखाई दिए। पत्तदकल के कार्यक्रम का नाम विरूपाक्ष मंदिर के प्रसिद्ध वास्तुकार गुंडन अनिवारिताचारी के नाम पर अनिवारिताचार्य गुंड वेदिके रखा गया है। बादामी में वे कार्यक्रम को चालुक्य विजंबिका वेदिके कहते हैं और ऐहोल में पुलकेशी द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि और मंत्री के नाम पर रविकीर्ति वेदिके कहते हैं। रविकीर्ति ने 634 का ऐहोल शिलालेख लिखा, जिसे कन्नड़ लिपि में लिखी गई मध्यकालीन संस्कृत कविता की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। श्री वल्लभ और सत्याश्रय लिखी स्मृति चिन्ह बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जो बादामी राजवंश के राजाओं द्वारा आमतौर पर ली जाने वाली उपाधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति का विवरण देने वाली सीडी और डीवीडी भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर राजकुमार अभिनीत 1960 के दशक की कन्नड़ फिल्म इम्मादी पुलकेशी महान राजा के जीवन और समय का जश्न मनाती है।